नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साइंस बाय राजकुमार के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप क्या पढ़ाने वाले हैं, एनसीईआरटी के जो गति और बल तथा गति के नियम हैं उससे प्रश्न आपके भर भर के आ रहे हैं। टेक्नीशियन के एग्जाम जो हो रहे हैं, जैसे कि आपका 26 दिसंबर था, जो भी शिफ्ट हुआ उसमें सब शिफ्ट में साथियों प्रश्न आपके आए हैं। और जो भी एग्जाम हुआ है अभी तक टेक्नीशियन का 23 दिसंबर से, सभी में आपका बल तथा गति के नियम से प्रश्न आपके आए हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से देख लेंगे ताकि जो आगामी शिफ्ट जिनका अभी नहीं हुआ है, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, जिनका नहीं हुआ है उनमें आप क्या करें, इस प्रश्न को नहीं छोड़े, अच्छे से बना सके। ठीक है ना। और अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, तो आपको पता है कि उसमें 25 साइंस है। क्या साथियों, 25 साइंस है। और 25 साइंस है, तो अगर आप साइंस आपका मजबूत नहीं है तो समझिए आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैनल का नाम ही है साइंस बाय राजकुमार। तो साइंस के लिए स्पेशल हमने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक जो हम आपके लिए फ्री बैच लॉन्च कर रहे हैं 1 जनवरी से। ठीक है ना। 1 जनवरी से आपको ये पूरा आपका वीडियो एकदम पूरा जो एनसीईआरटी का है एकदम लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम किसी को सब्सक्राइब क्यों करें, जो अच्छा पढ़ाएगा वही करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे अच्छे से, पहली बार आप देख रहे हैं, जो हमसे देख रहे हैं तो अच्छी बात है। जो अगर आप देखना चाहते हैं क्लास हमारी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ हमने बहुत सी चीज़ हमने पढ़ाया हुआ है, कुछ क्या बहुत चीज़ें हमने पढ़ाया हुआ है। जैसे एएलपी टेक्नीशियन जेई में बहुत सारे प्रश्न साइंस का आए, और एएलपी का जो एग्जाम हुआ उसका हम पूरा सॉल्यूशन भी करवाए हैं। समझ गए ना। तो इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका नाम है साइंस बाय राजकुमार। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो बहुत चीज़ आप मिस करेंगे। क्लास वगैरह का नोटिफिकेशन भी आपको वहीं मिलता है। ठीक है। चलिए, बातें बहुत कर लिए। तो जिनका एग्जाम है वो जरूर इसको देखें, वो आंसर इसको एनसीईआरटी का वन लाइनर देखेंगे। गति के बारे में समझते हैं साथ। इसकी गति क्या है, स्थिति में परिवर्तन एक गति है। प्रश्न पता है कैसे पूछ रहा है, पूछ देगा निम्नलिखित में से गति के बारे में क्या सही है। तो कुछ भी तरह से वो प्रश्न को जो है ना पूछ सकता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है तो आप प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। तो स्थिति में परिवर्तन क्या है, गति है। यानी कि अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो चीज़ें साथियों क्या है, गति में है। क्या साथियों, गति में। जैसे मान चलिए साथियों, जैसे मान चलिए कि हमारा जो है कोई व्यक्ति यहाँ पर अभी 7 बज रहा है। कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। 7 बजे कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर था। क्या था, कोई व्यक्ति यहाँ पर था। अब 8 बज गया तो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर आ गया। एक व्यक्ति क्या होगा, यहाँ पर आ गया। तो 7 से 8 हो गया, 1 घंटा में। तो इसका स्थान भी चेंज हो गया ना। तो समय के साथ अगर स्थान में परिवर्तन हुआ है तो हम बोलेंगे वस्तु में गति हुई है। समझ गए ना बात को। तो गति क्या है, स्थिति में एक परिवर्तन है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि वस्तु जो है, वस्तु गति समान गति से चलेगी या असमान गति से चलेगी, ये किस पर निर्भर करेगी, ये करेगी उसके वेग पर निर्भर। किस पर निर्भर करेगी, वेग पर निर्भर करेगी। समझ गए ना। तो ये आपको प्रश्न एकदम ध्यान रखना है। फिर है विस्थापन के बारे में प्रश्न पूछता है कि विस्थापन क्या होता है। 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान चलिए एक हमारा ये शहर है, ए शहर है, दूसरा बी शहर है। ठीक है ना। ये ए हमारा चेन्नई है, बी मानिए दिल्ली है। ए हमारा क्या है, चेन्नई है, बी दिल्ली है। तो चेन्नई से दिल्ली मान चलिए मान लेते हैं कि 1500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है। तो ए से चलकर बी तक गए तो दूरी कितना हुआ, 1500 किलोमीटर ही हुआ। और ए से चलकर बी तक गए, विस्थापन कितना हुआ, फिर भी 1500 किलोमीटर ही हुआ। क्योंकि ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, 1500 किलोमीटर। क्या है, 1500 किलोमीटर है। तो न्यूनतम दूरी को साथियों क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। अब मान चलिए कि ए से बी तक जो गया, इसको हटा देते हैं। अब मान चलिए फिर से ए से बी तक गया। ठीक है। टोटल दूरी कितना है, 1500 किलोमीटर। ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, 1500 तय किया, फिर वापस बी से ए आया, तो 1500 कितना हो गया, 3000 किलोमीटर तय हो गया। लेकिन साथियों इस केस में विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ न्यूनतम दूरी बच कहाँ रहा है। मान चलिए ए से गए बी पर, अब वापस बी से ए पर आ गए, तो दोनों दूरी न्यूनतम कहाँ हुआ है, न्यूनतम दूरी हुआ कहाँ, ए से बी 1500, फिर वापस बी से ए आ गए, तो 1500 घटा 1500 0। तो विस्थापन आपका साथियों 0 हो सकता है, बराबर हो सकता है दूरी के, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ गए ना। इस बात को ध्यान रखना। अब और आप आगे देखते हैं पॉइंट, हम वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन का कहने का मतलब क्या, आप बाइक चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, गाड़ी को तेज़ भगाने के लिए क्या करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं। हम एक्सीलेटर देते हैं तो तुरंत गाड़ी एकदम दौड़ने लगता है, खतरनाक। आप बोलेंगे क्या, एक्सीलेटर दो ना, तब ना गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो उसी एक्सीलेटर को हिंदी में कहते हैं त्वरण। यानी कि हम त्वरित कर रहे हैं गाड़ी को, क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं। तो त्वरित करने से क्या होता है, बाइक पहले मान चलिए आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, और जैसे एक्सीलरेटर घुमा दिए तो 10 से सीधे कहाँ चल गया, एकदम 30 पर चल गया, एकदम 40 पर चल गया, 50 पर चल गया।
तो वेग हम बढ़ा दिए, यानी कि वेग में परिवर्तन किए। तो वेग में परिवर्तन किए और उसके लिए कुछ समय भी लगा होगा। मान चलिए 10 किलोमीटर से चल रहे थे आप, अब 30 किलोमीटर स्पीड तुरंत हो गया, तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन दर को, यानी वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समझ गए। यहाँ पर भी मैंने इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आपका क्या न्यूमेरिकल बनता है। हालांकि साथियों मैंने एक फॉर्मूला का अलग सीरीज दिया था, जिसमें कि मैंने 9th के फिजिक्स का पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो में फॉर्मूला कराया था, 10th के फिजिक्स का एक ही वीडियो में पूरा फॉर्मूला मैंने कराया था। समझ गए ना। तो ये आपका भी हो गया अंतिम वेग, यू हो गया प्रारंभिक वेग। तो दोनों का अंतर हो गया, क्योंकि वेग में परिवर्तन कब होगा, जब दोनों में अंतर कुछ नहीं आएगा तभी ना होगा वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन होने के लिए कुछ ना कुछ समय भी चाहिए, इसलिए हम नीचे समय दिया। मात्रा साथियों क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है ना, मात्रक तो सिंपल है। भी का मात्रक क्या होता है, बोलेगा मीटर प्रति सेकंड होता है, और नीचे क्या है, समय मात्रा सेकंड है। तो सेकंड ऊपर जाएगा साथियों, सेकंड ऊपर जाएगा, गलती कर दिया कुछ ना, एक मिनट देखिएगा। इसका मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर क्या साथियों, वेग है, ऊपर क्या है, वेग है। तो वेग साथियों होता है, उसका मात्रा क्या होता है, ms इनवर्स 1 होता है। क्या होता है, ms इनवर्स 1 होता है, ठीक है ना। और नीचे क्या है, समय मात्रा क्या, सेकंड। तो इस पर पावर क्या, कुछ ना कुछ एक है, तो ऊपर जाएगा तो ms-1 अगुना, ये s पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ms-2 हो जाएगा। अब इसको प्रति लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ना स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट इसमें क्या है, जड़त्व। जड़त्व के बारे में देखते हैं साथियों। जड़त्व क्या होता है, इसको इनर्शिया कहते हैं। क्या होता है साथियों, इनर्शिया। हालांकि ये सब चीज़ें मैंने बहुत बार एलपी का जब एनालिसिस करा रहे थे तो बहुत बार इसका चर्चा हम किए हुए हैं। जो शुरू से हमसे जुड़े हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। जड़त्व क्या होता है, किसी पदार्थ का वह प्राकृतिक गुण होता है जिससे वह अपने स्थिति में परिवर्तन होने से क्या करती है, विरोध करती है। उसे हम किसी वस्तु का जड़त्व कहते हैं। जड़त्व साथियों 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और एक दिशा का जड़त्व, ठीक है ना। जैसे मान चलिए कि आप एक पत्थर, ये मान हमारा एक बड़ा पत्थर है, ये साथियों कि हमारा एक बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा, लगभग हम कह सकते हैं कि चलिए मान चलिए 50 kg का पत्थर है। कितना kg का है, 50 kg का। और एक कोई व्यक्ति है, इसको क्या कर रहा है साथियों, इसको क्या कर रहा है, हंसका रहा है। मान चलिए कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, बस ड्राइवर को ही ले लीजिए, और रास्ते पे एक बड़ा पत्थर आ गया तो दिक्कत करेगा जाने में। तो बस ड्राइवर उतरेगा गाड़ी से और इस पत्थर को हटकाएगा। तो पत्थर का द्रव्यमान कितना है, 50 kg है, और व्यक्ति इसको फोर्स कर रहा है, लेकिन पत्थर जो है खिसक नहीं रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा है, यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उस वस्तु में उतना जड़त्व रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जड़त्व का जो माप है वो द्रव्यमान है। अब मैं समझता हूँ, देखिए मान चलिए एक व्यक्ति से नहीं उठा, अब जो बस में बैठे व्यक्ति थे वो भी आ गए, अब वो भी हंसकाने लगे, यानी कि 5-6 आदमी मिलकर इस वस्तु को, इस पत्थर को हंसकाने लगे। तो क्या हुआ कि हंसक गया। तो साथियों तुरंत क्यों नहीं घसका, पत्थर जो तुरंत नहीं हटा ना, बहुत ज़्यादा फोर्स देने के बाद हटा। तो इसका मतलब समझे क्या हुआ कि ये वस्तु जो है, पत्थर जो रखा था, कौन सा अवस्था में था, तो बोलिएगा विराम में था, रेस्ट में था। तो रेस्ट में था साथियों, तो ये वस्तु रेस्ट में ही रहना चाहता था। कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर आप उस अवस्था को चेंज कीजिएगा तो वो उसका विरोध करेगा। यही तो जड़त्व है। ये पत्थर है, इसको आप विराम में था, ये इसको आप हटकाना चाहते थे, हटकाएंगे तो ये क्या होगा, गति में आ जाएगा, यानी कि आप इसका क्या कर रहे हैं, अवस्था चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, तुरंत ये नहीं घसकेगा, यानी कि ये अपने अवस्था का विरोध करेगा। अवस्था क्या कर साथियों, विरोध करेगा। हालांकि ये हंसक जाएगा, कुछ देर के बाद ये हंसक जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं ना। तो तुरंत क्यों नहीं हंसका, क्योंकि ये क्या है, इसमें ये पदार्थ में एक जड़त्व का गुण पाया जाता है। बात क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद है जड़त्व के बारे में आप समझ गए। अच्छा, जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये बताया था गैलीलियो ने। किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। समझ गए ना बात को। तो देखिए इसलिए मैं कहता हूँ जब भी बैठे कॉपी लेकर बैठे, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो चलिए अब देखते हैं। किसी वस्तु की स्थिति को निर्देश बिंदु या मूल बिंदु द्वारा व्यक्त करते हैं। मान चलिए किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाना। जैसे हम बोल दिए कि मेरा घर जो है साथियों वो किधर है, बोल देंगे कि रेलवे प्लेटफॉर्म से 2 किलोमीटर उत्तर में। क्या बोल दिए, रेलवे प्लेटफॉर्म से क्या बोल दिए, मेरा घर रेलवे प्लेटफॉर्म से 2 किलोमीटर क्या है, उत्तर में। क्या बोल दिए कि मेरा घर जो है रेलवे प्लेटफॉर्म से 2 किलोमीटर उत्तर में है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैं अपना घर अगर जाना चाहता हूँ तो मैं निर्देश बिंदु क्या, मतलब कोई व्यक्ति मेरा घर जाना चाहता है, मैं क्या दूसरा व्यक्ति समझ लीजिए,
कोई व्यक्ति मेरा घर जाना चाहता है तो वो क्या, कोई एक रेफरेंस पॉइंट खोजेगा वहाँ से जाने के लिए, क्या खोजेगा, रेफरेंस पॉइंट खोजेगा। तो रेफरेंस पॉइंट के यहाँ पर क्या होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। अब रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे पहले कोई व्यक्ति आएगा, फिर रेलवे प्लेटफॉर्म से वो क्या करेगा, 2 किलोमीटर उतर जाएगा तो मेरा घर वो ढूंढ लेगा। तो यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म क्या होगा, मूल बिंदु हो गया, निर्देश बिंदु हो गया। तो प्रश्न हम इसको हम क्यों बता रहे हैं, प्रश्न कैसे आएगा कि मान चलिए कि दे देगा किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, निर्देश बिंदु का, रेफरेंस पॉइंट, या इसको मूल बिंदु बोलेंगे। बात क्लियर हुआ। चलिए, विस्थापन दूरी के बराबर, कम तथा शून्य हो सकता है। विस्थापन जो है दूरी के बराबर भी हो सकता है, दूरी से तो कम होवे करेगा, दूरी से ज़्यादा कभी नहीं होगा। विस्थापन दूरी से ज़्यादा कभी नहीं होगा, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो हम कहेंगे वस्तु क्या, एक समान गति में है। यानी कि एक समान गति के बारे में अगर साथियों आपको पूछेगा तो एक समान गति क्या होता है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो क्या होगा, आपका क्या होगा साथियों, वो एक समान गति में होगा। और इसका और औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, u + v/2। यानी कि अगर मान चलिए कि न्यूमेरिकल दे दिया, न्यूमेरिकल पूछ देगा, प्रारंभिक वेग देगा, दे देगा अंतिम वेग, तो बोलेगा कि औसत वेग बताइए, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होगा, दोनों के योग का, दोनों को वेग का योग बटे 2 कर देना। ठीक है। अब देखते हैं, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु यहाँ एक समान गति से त्वरित हो रही है। देखिए कंडीशन पूछ देगा वो कि एक समान त्वरित गति के लिए क्या कंडीशन है, निम्नलिखित में से एक समान त्वरित गति के बारे में क्या सही है, इस तरह से पूछ देगा और आपको पता होगा तो आप उसको बना लीजिएगा। तो कंडीशन क्या है, एक समान गति से त्वरित हो रही है यदि एक वस्तु सीधी रेखा में, क्या चल साथियों, सीधी रेखा में चल रही है और इसका वेग जो है समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है। या तो घट रहा है, यानी घट रहा है या बढ़ रहा है। अब घट रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन हो रहा है। अरे भाई घटना या बढ़ना दोनों क्या है, परिवर्तन ही तो है। घटना बढ़ना दोनों क्या है, परिवर्तन ही है। जैसे हमारा शरीर का वजन घट जाएगा फिर बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, परिवर्तन हो गया। तो घटना या बढ़ना क्या है साथियों, समान समय अंतराल में समान रूप से घट रहा है तो घट ही रहा है समान रूप से, बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है समान रूप से। तो इस प्रकार का अगर समान समय अंतराल में समान रूप से चाल घटता है यानी कि गति होता है तो उसको बोलेंगे एक समान गति से वस्तु त्वरित हो रही है। अब त्वरित का मतलब क्या हुआ, त्वरण से संबंधित है। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन ही तो यहाँ पर हो रहा है तो हम बोलेंगे एक समान गति से त्वरित हो रही है। कब, जब वस्तु वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता। तो एक समान त्वरित के लिए आप समझ गए कंडीशन क्या है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। तो जो स्वतंत्र रूप से कोई भी चीज़ गिरती है तो वो आपके क्या होती है साथियों, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। समझ गए ना बात की। चलिए अब नेक्स्ट बातें करते हैं। देखिए ग्राफ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। मान चलिए कोई वस्तु है एक समान चाल से गतिमान है। एक समान चाल से गतिमान का मतलब क्या हुआ कि साथियों वो क्या है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका समय है, समय को एक्स अक्ष पर लिया जाता है और क्या बोलते हैं ये बोलिएगा दूरी को वाई अक्ष पर लिया जाता है। जो समय साथियों होता है ये स्वतंत्र राशि होता है। क्या होता है, स्वतंत्र, और स्वतंत्र राशि को हमेशा एक्स अक्ष पर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए साथियों क्या हो रहा है कि ये 20 सेकंड है, इसे समय 20 सेकंड हो गया तो दूरी कितना तय कर लिया, 10 तय कर लिया। दूरी कितना तय कर लिया, 10 तय कर लिया। फिर समय 40 सेकंड हो गया तो दूरी कितना हो गया, 20 तय हो गया। फिर समय 60 सेकंड हो गया तो दूरी कितना हो गया, 30 हो गया। तो देखिए यहाँ पर समान समय अंतर, यहाँ कितना का अंतर है, 20 सेकंड का। तो 20 सेकंड के अंतर में 10 दूरी तय कर रहा है। फिर 40 से 60 हुआ, फिर 20 का अंतर, फिर यहाँ 20 से 30 10 का अंतर। यानी कि समान समय अंतराल में जितना समय का डिफरेंस क्या है 20 है और टाइम का दूरी का डिस्टेंस 10 है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रहा है। तो जब साथियों इसको मिलाया जाता है तो क्या बनता है कि ये बनता है आपका साथियों सीधी रेखा बनता है। तो सिंपल सा प्रश्न आएगा कि एक समान चाल से अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, तो सरल रेखा होगा। कैसा होगा, सरल रेखा होगा। समझ गए ना बात को, आगे बढ़ते हैं। और फिर अगर असमान चाल बोल देगा तो असमान चाल क्या है कि समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करें, यही होगा असमान चाल। यानी कि समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करें तो वो असमान चाल। तो असमान चाल है जिसका ग्राफ कैसा होगा, वक्र रेखा होगा। कैसा होगा, वक्र रेखा, कुछ इस तरह से होगा। ये मान चलिए यहाँ पर समय है, ये आपका क्या है, मान चलिए यहाँ पर समय है और ये आपका दूरी है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ एकदम जैसे मन तैसे हो सकता है। इसका ग्राफ साथियों कभी ऐसे हो सकता है, कभी ऐसे हो सकता है। तो जैसे मन तैसे हो सकता है। ये आपका एक असमान गति का, असमान चाल से गतिमान वस्तु का ग्राफ है। समझ गए ना। तो ध्यान रखना कैसा होगा, वक्र होगा। अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ में।
वेग समय ग्राफ में साथियों क्या होगा, वेग समय ग्राफ, एक मिनट इसको मैं क्यों दे रहा हूँ, वेग समय ग्राफ, इसमें ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है, वेग समय ग्राफ इसमें ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है, मतलब एक समान वेग है। यदि ऊंचाई बढ़ रहा है तो वस्तु त्वरित हो रहा है। देखिए इस कहने का मतलब क्या वो समझते हैं, इसको काला कर देते हैं ना, काला कर थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए हमने एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है आपका और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर स्वतंत्र राशि ली जाती है, समय को लिया गया है एक्स अक्ष पर, और वेग को लिया गया साथियों, वेग को किस पर लिया गया है, वाई अक्ष पर लिया गया। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि वेग समय ग्राफ पूछ देगा कि वेग समय ग्राफ क्या चीज़ बताएगा, वेग समय ग्राफ क्या चीज़ बताएगा, तो सिंपल सी बात है ये विस्थापन को बताएगा। किसको बताएगा, विस्थापन को। कैसे जानेंगे वेग समय ग्राफ विस्थापन को बताएगा, क्योंकि साथियों विस्थापन का फॉर्मूला ही होता है वेग बटे समय। विस्थापन का फॉर्मूला ही क्या होता है, वेग बटे समय होता है। सिंपल सी बात है, वेग समय ग्राफ विस्थापन को बताएगा। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें साथियों, एक समान यहाँ पर जो है ये दूरी समय ग्राफ है, तो दूरी समय ग्राफ क्या बताएगा, तो बोलेगा चाल बताएगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यही होता है ना। तो दूरी और समय का अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या हमें पता चलेगा, चाल पता चलेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम, हाँ यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि समय जो है 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, समय 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो गया, और दूरी वेग भी आपका क्या है 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 30 से 40 हो रहा है, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अब देखिए कि अगर साथियों इसमें ऊंचाई नहीं बढ़ रहा, मतलब एक समान वेग है। अगर एक समान वेग है, एक समान वेग का मतलब क्या हुआ कि समान समय अंतराल में जो है वेग बढ़ नहीं रहा है। इसे मान चलिए कि समय जो है 1 से 2 हो गया, लेकिन वेग अभी भी क्या है 40 ही है, वेग अभी भी क्या है साथियों 40 ही है। फिर समय 3 हो गया तो वेग अभी भी क्या है 40 ही है। तो 40 है मतलब क्या, वेग समान है, एक समान है। तो एक समान वेग मतलब क्या, ऊंचाई इसका बढ़ेगा ही नहीं। ऊंचाई बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु त्वरित हो रही है। ऊंचाई बढ़ने का मतलब क्या, वस्तु त्वरित हो रही है। यहाँ त्वरित हो ही नहीं रहा है, यहाँ त्वरित हो नहीं रहा। कैसे त्वरित नहीं हो रहा है, क्योंकि वेग एक समान है। वेग साथ यहाँ पर क्या है, एक समान है। समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक समान त्वरित गति से वेग एवं समय के बीच ग्राफ एक सरल रेखा। अच्छा अब जब वस्तु एक समान त्वरित गति से होगी, एक समान त्वरित गति से गति में वेग एवं समय ग्राफ के बीच जो है कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा। सिंपल सी बात है। एक समान जहाँ बात आ जाता है तो समझिए ग्राफ सीधा आपको सरल मारना है। एक समान का बात जहाँ आगे तो मैक्सिमम केस में आपको जो है ग्राफ कैसा मारना है, सरल रेखा। कैसा मारना है, सरल रेखा। समझ गए ना। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों हम जो गति के आपके समीकरण हैं उसको देख लेते हैं। तो ये साथियों आपका क्या है, गति का प्रथम समीकरण। ये आपका क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। ये आपका क्या है, गति के प्रथम समीकरण जो कि ग्राफ से ही निकलता है। तो सबसे पूछता है इसमें कि गति का जो प्रथम समीकरण है वो क्या बताता है, किसके किसके बीच संबंध बताता है। तो ये सब आप भूल जाते हैं, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए सूत्र तो खैर आपको याद रखना ही पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। देखिए v मतलब क्या है, तो बोलेगा अंतिम वेग है। v मतलब क्या है, अंतिम वेग है। अब अंतिम वेग रहेगा, प्रारंभिक वेग है तो वेग ही है, तो वेग ही। और लास्ट में क्या है, t है। तो t आपका क्या है, तो बोलेगा समय है। तो सिंपल से बात बोलिएगा कि जो गति का जो प्रथम जो समीकरण है वो क्या बताता है, वेग और समय के बीच संबंध को बताता है। स्टार्टिंग में p क्या है, v है, अंत में क्या है, t है। तो स्टार्टिंग और अंत वाला को संबंध देना है, स्टार्टिंग और अंत वाला को संबंध देना है। तो बोलेंगे गति का जो प्रथम समीकरण है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच दर्शाता है। बाकी ये चीज़ें आपको सूत्र तो याद ही रखना पड़ेगा। इस पर न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें आपको दो चीज़ का वैल्यू दे देगा, दो चीज़ का वैल्यू दे देगा। जैसे मान चलिए कि यू दे दिया, सॉरी दो चीज़ का नहीं, तीन चीज़ का दे देगा। इसमें यू दे दिया, ए दे दिया, टी, तीनों दे देगा, आपसे भी पूछ लेगा, इस तरह से देगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो साथियों आपका है ये आपका क्या है, गति का दूसरा समीकरण। ये क्या साथियों, गति का दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब ये भी पूछ देगा कि गति का दूसरा समीकरण जो है ये किसके किसके बीच संबंध बताता है। तो मैंने आपको भी ट्रिक क्या बताया कि फॉर्मूला तो पहले आप याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन है, एस है। तो एस मतलब क्या हुआ, विस्थापन। विस्थापन को एस से सूचित करते हैं ना, विस्थापन। और इसको हम यहाँ पर बोलेंगे स्थिति। क्या बोलेंगे, स्थिति बोलेंगे। अब विस्थापन माने क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह एक तरह से दूरी हुआ। विस्थापन क्या है भाई, दूरी ही तो है। और दूरी मतलब क्या है, स्थिति अलग करना। दूरी मतलब क्या है, स्थिति अलग करना। तो विस्थापन को यहाँ समझिए स्थिति। तो एस मतलब यहाँ पर क्या समझिएगा, एस मतलब समझिएगा आप स्थिति। क्या समझिएगा, स्थिति, पोजीशन।
और लास्ट में क्या है, लास्ट में टी यानी कि समय, यानी कि स्थिति एवं समय के बीच संबंध बताता है कौन, आपका गति का दूसरा समीकरण। बात क्लियर हो गया आपका, इससे भी न्यूमेरिकल आपका आएगा, ठीक है ना। जब दूरी और समय के बीच रिलेशन पूछेगा ना तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए लास्ट आपका ये है गति का तीसरा, ये क्या है, तीसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण का सूत्र क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण सूत्र होता है, ठीक है ना। अब ये किसके किसके बीच संबंध बताता है, वही ट्रिक अपनाइए। प्रथम देखिए और लास्ट देखिए, प्रथम में कौन है तो बोलेगा v है, लास्ट में कौन है s है, तो v मतलब क्या हो गया, वेग, v मतलब वेग हो गया, और s मतलब अभी बताए हैं स्थिति, यानी कि वेग और स्थिति, यानी कि वेलोसिटी और पोजीशन के बीच ये रिलेशन को डिफाइन करता है, समझ गए ना। तो जब वेग, अंतिम वेग और स्थिति का दूरी दिया हो तो इसके लिए हम जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे, समझ गए बात को। चलिए और कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक समान वृत्तीय गति के बारे में बात करते हैं। एक समान वृत्तीय गति यानी ये हमारा एक वृत्त है, ये साथी हमारा क्या वृत्त है, तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ, एक समान वृत्तीय गति का साथी मतलब हुआ कि जो है इसमें एक समान वृत्तीय गति क्या होते हैं, किसका उदाहरण है, त्वरित गति का। एक समान वृत्तीय गति किसका उदाहरण है, त्वरित गति का उदाहरण है, क्योंकि साथ ही उसमें त्वरित होते रहता है। यानी अगर एक समान चाल से, इसे मान चलिए कि कोई व्यक्ति है, इसका चक्कर लगा रहा है, मैदान मान चलिए, ये क्या आपका फील्ड है, भोर सुबह सुबह दौड़ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो गोल चक्कर काट रहे हैं। तो मान चलिए कि कोई व्यक्ति जो है इसमें आपका मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर नहीं मान दिया, इसमें मानिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें व्यक्ति, तो इसमें चाल जो है एक समान रहेगा, चाल का साथियों एक समान रहेगा, लेकिन इसमें दिशा बदलती रहेगी, दिशा साथियों क्या है, बदलती रहेगी। अब जब दिशा बदलेगी तो सिंपल सी बात है, वेग वाला बात आ गया, दिशा बदले चाहे परिमाण बदले, वेग तो परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, त्वरण होगा, यानी कि त्वरित होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मतलब व्यक्ति यहाँ पर आ गया तो यहाँ ऐसे दिशा होगा, फिर यहाँ पर आ गया तो ऐसे दिशा होगा, फिर यहाँ व्यक्ति यहाँ पर आ गया तो ऐसे दिशा होगा, तो प्रत्येक बिंदु पर दिशा क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, है ना। दिशा चेंज होगी मतलब परिवर्तन देखने को मिलेगा, वेग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरित हो जाएगा वो वस्तु, ठीक है। और इसके उदाहरण देख लीजिए कि एक समान वृत्तीय गति उदाहरण कौन कौन है, चंद्रमा एवं पृथ्वी गति। चंद्रमा एवं पृथ्वी गति किसका उदाहरण है, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। और पृथ्वी के चारों ओर जो कक्षा में उपग्रह जो गति करता है वो भी किसका उदाहरण है, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। बात क्लियर है। चलिए अब मुझे लगता है, हाँ अब मुझे लगता है गति से जो भी था आपका प्रश्न, गति वाले चैप्टर से इतना ही आपका प्रश्न आएगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं आएगा। बाकी न्यूमेरिकल के लिए तीनों फार्मूला, इस फार्मूला को आप ध्यान रख लीजिए, ये तीनों फार्मूला जो आपका, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों हम जो बल वाला चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बल वाला साथियों है, इसमें क्या आपका है, प्रथम न्यूटन का जो न्यूटन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम देखते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है ना। इससे भर भर के प्रश्न आपके आ रहे हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम साथियों क्या होता है, तो प्रथम नियम कुछ नहीं होता है, जब कोई वस्तु विराम में है तो अगर हम उसको गति में लाना चाहते हैं तो उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो सिंपल बात है, न्यूटन गति का प्रथम नियम यही होता है। और न्यूटन गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, समझ गए बात को। चलिए अब थोड़ा पढ़ देते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, यानी कोई भी वस्तु है अपनी स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में बनी रहती है, ठीक, सिंपल सी बात है। अगर वो विराम में है तो विराम में ही है, गति में है तो गति में बनी रहे, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी कहने का मतलब है जो वस्तु की अपनी स्थिति वो अपनी स्थिति में कायम है, एकदम बिल्कुल डटी पड़ी है, अगर उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बाहरी बल देना पड़ेगा, समझ गए ना। अगर कोई बाहरी बल नहीं दे रहा है तो मतलब वो अपने जगह पर फिक्स है, विराम में तो विराम में, गति में तो गति में, समझ गए बात को। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसे जड़त्व कहते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ये वही कह रहा साथियों, ये वही कह रहा है, गुणात्मक रूप से यानी गुण जो है किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने, कोई वस्तु अगर विराम में है या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति, या गति में है तो गति में ही रहने की आदत है, तो इसको जड़त्व कहते हैं, पहले हमने आपको बोल दिया। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो गति का पहले नियम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इस पॉइंट को आपको
लिख लेना है। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल साथियों क्लियर होगा, समझ गए ना। अब देखते हैं, अब गति का द्वितीय नियम देखते हैं। गति का द्वितीय नियम साथियों देखते हैं। गति का द्वितीय नियम से इससे फॉर्मूला जनरेट होता है, F बराबर m गुना ए। पूछ देगा कि जो है गति का जो द्वितीय नियम है उससे क्या पता चलता है, तो बोलेगा कि बल का परिभाषा पता चलता है। तो बोलेगा कि बल का परिभाषा जो है किससे पता चलता है, तो बोलेंगे सॉरी बल का परिभाषा नहीं, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक, ये व्यंजक साथ क्या है, बल का व्यंजक है, यानी बल का सूत्र है। तो बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, न्यूटन के दूसरे नियम से, समझ गए ना। अब क्या कहता है, पढ़ते हैं इनको, देखिए ध्यान से। गति का द्वितीय नियम यह बताता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। यानी कि असंतुलित बल जानते हैं क्या होता है, असंतुलित बल होता है, असंतुलित बल जब तक नहीं होगा तब तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, समझ गए ना। जैसे मान चलिए यहाँ पर कोई पत्थर है, यहाँ साथ कहें पत्थर, पत्थर हटाइए, पत्थर क्या लेंगे, टेबल लेते हैं। ये मान लिया आपका क्या साथ टेबल है, ठीक है ना, टेबल आपका है। अब इस टेबल को क्या कर रहे हैं, इधर भी एक व्यक्ति है और इधर भी एक व्यक्ति है, ठीक है ना। इधर भी साथियों क्या है, एक व्यक्ति, मान से दो व्यक्ति है, ठीक है ना। अब इस दोनों तरफ, दोनों टेबल के दोनों तरफ है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर से टेबल को धकेल रहा है और ये व्यक्ति इधर से टेबल को धकेल रहा है। अब दोनों क्या कर रहे हैं साथियों, समान बल लगा रहा है। तो समान बल लगा रहा है, क्या होगा, टेबल जो कहीं नहीं खिसकेगा, जहाँ का तहीं रहेगा। मतलब मान चलिए जो ये इधर वाला व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इधर वाला भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो बोलिए बल बराबर लग रहा है, यानी कि बल संतुलित लग रहा है, संतुलित बल है। तो संतुलित बल में क्या होगा कि वस्तु आपका गति नहीं करेगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। अगर असंतुलित बल लगा दे, अब ये 5 न्यूटन लगा रहा है, ये मान से 10 न्यूटन लगा देंगे, तब बताइए किधर वस्तु खिसकेगा। तो 10 न्यूटन ये लगा रहा है ना, तो वस्तु आपका इधर की ओर गति करेगा, यानी कि असंतुलित बल हो गया। तो असंतुलित बल से गति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो वही बात साथियों यहाँ पर पूरा आता है आपका कि जो है इससे आपका गति का द्वितीय नियम कहता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछा साथियों, ठीक है ना, इसलिए इसको हल्के मत लेना, आज के शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न। गति का द्वितीय नियम बताता है किसी वस्तु के संवेग में, संवेग साथियों क्या होता है, पी, संवेग क्या होता है, m गुना भी, द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है आपका, संवेग होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है, समझ गए ना। स्टेटमेंट को याद रखना है और जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कि आप सुने होंगे कि जो है खिलाड़ी, आप सुने हैं ना, जब क्रिकेट में जब फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं तो जो गेंद जब कैच पकड़ते हैं ना, तो कैच पकड़ते समय हाथ को अपने पीछे की ओर खींच लेते हैं। पता है हाथ को अपने पीछे और क्यों खींचते हैं, क्योंकि साथियों बॉल में क्या होता है ना, बॉल का द्रव्यमान है और उसमें बहुत स्पीड से आ रही होती है, तो बहुत स्पीड से आ रही होती है, तो उसको क्या करते हैं हम, हाथ जब पीछे करते हैं, अपना हाथ जब पीछे करते हैं तो हम क्या करते हैं, संवेग में परिवर्तन करते हैं, संवेग की परिवर्तन की कमी करते हैं, संवेग में परिवर्तन की कमी कर देते हैं। और जब संवेग में परिवर्तन की कमी कर देते हैं तो हमारे हाथों पर बल का महसूस कम होता है, समझ गए ना बात को। चलिए, तो ये आपका क्या था, क्या बोलते हैं, न्यूटन गति का द्वितीय नियम। जो बातें मैंने आपको बताएं याद रख लेना। अब बात करते हैं गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम इसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, इसको एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, समझ गए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इस बारे में क्या प्रश्न आ सकता है। पहले दोनों गति के नियमों से, इसको हटाइए, डायरेक्ट हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना, ये पढ़ चुके हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यानी गति के तीसरे नियम के अनुसार जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाता है। तात्क्षणिक बल मतलब तुरंत बल लगाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। अब ये क्या कह रहा है मैं समझता हूँ साथियों। गति का जो तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी जैसा आप क्रिया करेंगे तुरंत ही उसका वैसा, यानी एक्शन दिखाएंगे तो तुरंत उसका आपको रिएक्शन भी मिलेगा, समझ गए ना आपको। तो एक्शन रिएक्शन लेकिन विपरीत दिशा में, क्या विपरीत दिशा में होगा, ठीक है ना। जिस दिशा में आप लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे मान चलिए कि आप साथियों क्या है, कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं तो यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ पर नियम लग रहा है न्यूटन के तृतीय नियम। कैसे, कुर्सी पर आप बैठे हैं तो आपका जो है, आपका जो भी पार्ट आपका कुर्सी पर है तो वो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है कुर्सी पर। तो कुर्सी भी क्या कर रहा है साथियों, आपके ऊपर वैसा ही बल लगा रहा है आपके ऊपरी दिशा में, इसलिए आप क्या है एकदम अस्थिर से बैठे हुए हैं, समझ गए ना बात को। जैसे आप मान चलिए कि टेबल पर चढ़ रहे हैं तो आपका पैर फोर्स लगा रहा है टेबल की सतह पर, तो टेबल की सतह भी साथियों आपके पैर पर
फोर्स लगा रहा है, समझ गए ना। यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे आप देख लीजिए कि रॉकेट जो उड़ता है उसमें भी क्या लगता है, न्यूटन के तृतीय नियम लगता है। रॉकेट जो उड़ता है उसमें क्या साथियों, रॉकेट जो उड़ता है वो क्या इसमें आपका कह सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन के तृतीय नियम लगता है, समझ गए ना बात को। ये सब बात साथियों आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना। जैसे हम बात करें चिड़िया जो साथियों उड़ती है अपने पंखों के द्वारा, तो उसमें भी क्या लगता है साथियों, आपका लगता है न्यूटन का तृतीय नियम लगता है, ठीक है ना। आप जैसे सुने होंगे कि जो आपका जो नाविक जो होता है, जब वो नदी से नाव लेकर किनारे पर आता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा किनारे पर उछलता है नाव से। तो जब नाव से किनारे पर उछलता है तो देखिएगा नाव थोड़ा पीछे की ओर खिसक जाता है। तो नाव पीछे की ओर खिसका, यहाँ भी साथियों क्या आपका न्यूटन का तृतीय नियम का प्रयोग हुआ। तो जो बातें बोल रहे साथियों वो सारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और भी देखते हैं कुछ लिखे, हाँ लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बल, ये दोनों बल क्या है, परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। युगल का मतलब साथियों पेयर रूप में होते हैं, यानी कि अकेला बल नहीं कार्य करता, पेयर के रूप में यानी कि जोड़ा के रूप में कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, यानी कि आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं, आप कुर्सी पर बल लगा रहे हैं तो कुर्सी भी आप पर बल लगाएगी, तो दोनों दिशा में बल लग रहा है ना, दोनों बल लग रहा है, यानी कि पेयर में बल लग रहा है, युगल बल लग रहा है, समझ गए ना। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, समझ गए। मैंने आपको बोल दिया। फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेजी से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। सिंपल सी बात है, फुटबॉल अगर आप खेलेंगे तो हम क्या करते हैं, एकदम पूरा माइंड हमारा सेट रहता है कैसे उसको गोल मारे, और उसके चक्कर में हम आदमी को देखते नहीं है, खिलाड़ी को टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। अब जब आप टकराइएगा तो टकराएंगे तो उसका भी शरीर आप में सटेगा, आपका भी शरीर उसमें सटेगा, तो शरीरों के शरीर द्वारा बल लग रहा है, तो चोटिल दोनों होते हैं, समझ, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, युगल पेयर में बल लग रहा है, समझ गए ना। दूसरे शब्द में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि कोई एकल बल का नाम जो है नहीं होता है, द्वि बल लगता है, यानी कह सकते हैं पेयर में लगता है, ठीक है ना। तो साथियों इतना चीज़ जो मैंने आपको बताया, इससे आपका जो है प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। जितना चीज़ें मैंने आपको बताया आप इसको उम्मीद है कि देख लिए होंगे पूरा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर वगैरह अपने दोस्तों में भी जरूर करें, है ना, इस चैनल को, ताकि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें हम साइंस का प्रोवाइड करा सकें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।